जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बाद में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद राजीव गांधी जी बने। फिर सोनिया जी और राजीव जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी बने। हमारे 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं। 60 साल कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका भारत की जनता ने दिया। जब बैलजोड़ी थी तब बैलजोड़ी पर ठप्पे मारे, जब गाय बछड़ा था तो गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजा को वोट दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा होती रही। गरीबी हटाओ का नारा हुआ, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई। बहनों और भाइयों, देश के विकास के लिए हमारे यहां दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक उद्योग क्षेत्र है और दूसरे हमारी खेती है, कृषि क्षेत्र है। अगर उद्योग क्षेत्र को अगर बढ़ावा देना है तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन चाहिए और रोड चाहिए। उसके बिना कोई उद्योग नहीं आता और उद्योग आए बिना कोई रोजगार नहीं मिलता। दूसरा क्षेत्र हमारे कृषि का क्षेत्र है। मैं भी किसान हूं। मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं, पर आज कृषि क्षेत्र की भी स्थिति में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। आज देश में 1947 में 90% आबादी गांव में रहती थी, पर आज की स्थिति ऐसी है कि केवल 60% आबादी गांव में रहती है। ये 30% लोग अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ अपना गांव छोड़कर शहर में चले गए। खुशी से गए? खुशी से नहीं गए, मजबूरी से गए। गांव में अच्छे रोड नहीं थे, गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, किसानों को उनके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम नहीं था। गरीबी, भूखमरी और महंगाई के मार के कारण रोजगार को ढूंढने के लिए लोग शहरों में गए। यह कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों का परिणाम था और इसीलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि देश का विकास अगर करना है तो उद्योगों को बढ़ाना होगा और उद्योग अगर बढ़ाने होंगे तो उसके लिए पानी, बिजली, रोड, कम्युनिकेशन के साधनों का निर्माण करना होगा। हिमाचल प्रदेश की हालत तो बहुत ही खराब थी, रोड ही नहीं थे। वैसे आपका क्षेत्र तो प्लेन है, पर बाकी पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाना बहुत कठिन है। आजू बाजू में लोगों के घर है, प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ती है, जिसका अनुभव मैं 10 साल से ले रहा हूं, कितनी कठिनाइयां होती है। पर मैंने रोड बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई। जैसे हमने राष्ट्रीय महामार्ग की योजना बनाई, तो मुझे याद आता है कि 95-2000 में मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में मंत्री था। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और आप जो टीवी पर देखते हैं समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मौका मिला। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर मुझे उन्होंने आदेश दिया कि आपने शहर में तो काम किया है, पर आप गांव को जोड़ने वाली योजना आप तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई। 3 महीने मैंने उस कमेटी में काम किया और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनको रिपोर्ट मैंने सौंपा। 15 दिन के अंदर उसकी घोषणा हुई और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देश के इतिहास में पहली बार
गांवों को मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। यह मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों में मजबूत रास्ते बने। बहनों और भाइयों, हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यटन। हिमाचल प्रदेश के लोगों का रोजगार जो मिलता है वो पर्यटन करने के लिए जो लोग आते हैं उनके कारण मिलता है। यहां रेलवे आ नहीं सकती, पहाड़ थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से रोड के ऊपर सब लोग डिपेंड होते थे। पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश में अनेक रोड बनाए जिसका उल्लेख मैं करूंगा नहीं। 900 करोड़ का अभी जो लठियानी मंदली पुल की बात हुई, ये एक ही पुल 900 करोड़ का है जो भारत सरकार की ओर से मंजूर हुआ है, और ये चुनाव समाप्त होने के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूं। एक एक रोड, एक एक ब्रिज बनने से 2-2, 3-3 घंटे का फर्क पड़ता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आ रहे हैं। हम एक ऐसे ऐसे नए नए रोड बना रहे, हिमाचल प्रदेश में टनल बना रहे, 20,000 करोड़ की टनल बना रहे। आपको पता होगा कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी अटल टनल बनी है, हम केवल 8 मिनट में चले जाते हैं। वहां से निकलने के बाद लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। लद्दाख लेह के बाद आगे हमने झोजिला टनल, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी, वो केवल हमने 5,500 करोड़ में उसका काम दिया, पैसा बचाया। वो भी टनल का काम अब पूरा होते हुए आया है। उस टनल से बाहर निकलने के बाद झेड़मोर टनल है। झेड़मोर टनल से बाहर निकलने के बाद आप श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर से जम्मू के बीच में रास्ता अच्छा बन गया है, हमने 8 टनल बनाई है। और कटरा के नजदीक से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को आप जुड़ जाएंगे तो कटरा से 6 घंटे में अमृतसर से दिल्ली तक आप पहुंच जाएंगे। दिल्ली आने के बाद दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ रुपए का हाईवे लगभग पूरा होते हुए आया है, जो दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में सफर पूरी करेगा। और वहीं से सूरत तक आप आएंगे तो सूरत में हमने नया ग्रीन हाईवे बनाया है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, और करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ इंडिया को जोड़ दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हाईवे बन गया है। थोड़े थोड़े काम केवल बाकी है। आज सही बार कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सिस कंट्रोल रोड से आप जा सकते हैं। यही हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं हिमाचल प्रदेश में 16,000 करोड़ की करीब 28 रोपवे केबल कार बना रहा हूं। बिजली महादेव के रोपवे को हमने मंजूरी दे दी है और चुनाव के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। अभी तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि जो पहाड़ी पर जो एप्पल तैयार होगा वो ड्रोन में डालकर नीचे आएगा, और दवाइयां और कुछ महत्वपूर्ण चीजें ड्रोन में उड़कर ऊपर जाएगी। ये नई रचना हमने की है। बहनों और भाइयों, मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 6,000 करोड़ की, रेणुका जी बांध परियोजना 4,600 करोड़ की, किशाव बांध परियोजना 11,600 करोड़ की, ये 3 परियोजना को हमने मंजूरी दी। और मुझे खुशी है कि इन योजनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को 370 मेगावाट बिजली मिलेगी, जिससे हिमाचल की सरकार का इनकम बढ़ेगा। और करीब
हिमाचल को 7,000 करोड़ लीटर पानी सिंचाई और पीने के लिए मिलेगा। बहनों और भाइयों, रोपवे, केबल कार, अच्छे रोड, पानी की व्यवस्था, बिजली, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, रिसोर्ट बन रहे हैं। पूरे विश्व से, दुनिया से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे 49% इन्वेस्टमेंट से रोजगार निर्माण होता है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लड़कियों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न बनेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को समृद्ध संपन्न बनाना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश को अच्छे रोड देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का इनकम बढ़े, टूरिज्म बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले और टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश देश का एक प्रमुख राज्य बने, ये हमारी कोशिश है। ये पानी, बिजली, रोड के बिना संभव नहीं है। और इसलिए इस प्रकार की डेवलपमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल में नहीं किया है वो केवल 10 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल बड़े बड़े परिवारों में जब मुंबई और दिल्ली में शादी होती है तो जो एप्पल फ्रूट्स रखे हुए रहते हैं वो विदेशों से आते हैं। हमारे कृषि विभाग ने नई नर्सरी खोली है। सीड और प्लांट में संशोधन करके नए नए क्वालिटी ला रहे हैं ताकि हमारा एप्पल विश्व में एक्सपोर्ट हो, हमारे किसानों को अच्छे भाव मिले, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू हो जाए। मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो हिमाचल में मशरूम तैयार करने का काम जोरों में हुआ। अनेक लोगों को रोजगार मिला। यहाँ के परिस्थिति का अध्ययन करते हुए मशरूम से यहाँ एक्सपोर्ट शुरू हो गया। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। पढ़ाई के लिए लड़के हमारे देश के बाहर से, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास कैसे हो, यही हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन को अंत्योदय के रूप में बताया है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन इस गरीब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। बहनों और भाइयों, हमने इलेक्ट्रिक की कार लाई। मैं मंत्री हूं ट्रांसपोर्ट का। इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक की बस लाई। जहां 100 रुपए का डीजल लगता था वहां 3 और 4 रुपए की बिजली लगती है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा, हमारा किसान ऊर्जादाता बना, जो बिजली तैयार कर रहा है। ये जो पराली है पंजाब हरियाणा के जलाते थे, उससे हमने सीएनजी गैस बनाया। हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता से पेट्रोल डीजल का हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे देश में हमारा किसान देश के लिए लगने वाला फ्यूल तैयार करेगा। मेरे पास दिल्ली में गाड़ी है जो कि किसानों के चावल से, मक्के से बने हुए इथेनॉल पर चलती है, जिससे किसानों को भाव मिल रहा है। बहनों और भाइयों, किसान ईंधन बना रहा है। 10 साल के बाद यह स्थिति आएगी कि हमारा फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट बंद होगा और हमारा किसान देश के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याय इथेनॉल तैयार करके देगा। गांव समृद्ध संपन्न हो गए, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है। पानी से हाइड्रोजन निकलता है और वो गाड़ी अब हम ला रहे हैं और किसान हमारा हाइड्रोजन तैयार करेगा। पेट्रोल डीजल के बजाय हाइड्रोजन पर हमारी मशीनरी चलेगी। हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधन दाता
और ईंधन दाता से अब हाइड्रोजन दाता बनेगा। और इतना ही नहीं तो परली से बिटुमिन भी बनाया। अगर आप पानीपत में जाओगे तो इंडियन ऑयल ने मेरे आग्रह पर एक बड़ा प्लांट लगाया है। परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है, 150 टन डांबर बिटुमिन तैयार हो रहा है और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। अब किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर हवाई जहाज चलने वाले हैं, वो दिन अब दूर नहीं है। आप कहेंगे कि गडकरी जी हमको सपने दिखा रहे हैं। मैं सपने दिखाने वाला नेता नहीं हूं, जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं जो घोषणा करता हूं, ये कोई पत्रकार भाई मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। जो मैंने कहा वो हुआ ही है, वो होता ही है, यही विश्वास मैं आपको देता हूं। हमें इस देश की तकदीर को बदलना है, ये देश के भविष्य को बदलना है, हमारी मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। और ये बनाने के लिए ईमानदारी से सही नीतियों के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार लाओगे तो आपका ये सपना हम पूरा करके दिखाएंगे। इस विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि मेरे सहयोगी अनुराग जी, जिनका यहां के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, वो लोकसभा में खड़े हैं और विधानसभा में आपके लोकप्रिय देवेंद्र जी खड़े हैं। ये दोनों की कमल के फूल की बटन दबाइए, इनको विजयी बनाइए और हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के हमारे संकल्प को सहयोग करिए। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करिए। और इसीलिए आप देवेंद्र जी को भी आशीर्वाद दीजिए, अनुराग जी को भी आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने धूप में आप आए हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धन्यवाद।